12 नवंबर 1996 शाम का समय था और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर रोज जैसा ही माहौल था। कोई अपने परिवार को विदा कर रहा था, कोई अपने काम से वापस घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो कोई अपने अगले सफर के लिए प्लेन में सवार हो रहा था। इन्हीं प्लेन में से एक था सऊदी फ्लाइट 763। ये प्लेन दिल्ली से धारण होते हुए जद्दा जाने वाला था। बोइंग 747 में कुल 312 लोग मौजूद थे। इनमें 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स शामिल थे। दूसरी तरफ उसी समय एक और प्लेन दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। ये था कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907। ये एक इल्यूशन IL-76 प्लेन था जो कजाकिस्तान के शाइमकेंट शहर से दिल्ली आ रहा था। इस प्लेन में कुल 37 लोग मौजूद थे। दोनों फ्लाइट्स अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थीं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये दोनों प्लेन एक दूसरे के इतने करीब आने वाले हैं कि आसमान में एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस समय दोनों एयरक्राफ्ट एक ही एयर कॉरिडोर में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। फ्लाइट 1907 काफी समय से आसमान में उड़ रही थी। प्लेन दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को उतरने की अनुमति दी और उससे 15,000 फीट पर एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए कहा। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 15,000 फीट का मतलब क्या है, तो आसान भाषा में समझिए। एक प्लेन जब आसमान में उड़ता है तो उसे किसी भी दूसरी फ्लाइट से एक सुरक्षित दूरी पर रखना जरूरी होता है, खासकर जब दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ से आ रहे हों। उस समय दिल्ली के ऊपर आने जाने वाले कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए एक ही मुख्य सिविलियन एयर कॉरिडोर इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोनों प्लेन के लिए अलग अलग एल्टीट्यूड तय किया था। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट पर रहना था और दूसरी तरफ दिल्ली से उड़ने वाली सऊदी फ्लाइट 763 को 14,000 फीट पर क्लाइंब करना था। दोनों एयरक्राफ्ट के बीच सिर्फ 1,000 फीट की वर्टिकल सेपरेशन रखी गई थी, यानी थियोरेटिकली दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर और नीचे से सुरक्षित निकल जाने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती ने इस पूरे सेफ्टी सिस्टम को खत्म कर दिया। शाम के करीब 6:32 पर सऊदी फ्लाइट 763 ने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। बोइंग 747 धीरे धीरे रनवे से ऊपर उठा और आसमान में पहुंच गया। कॉकपिट में कैप्टन खालिद अल शुबैली प्लेन को ऑपरेट कर रहे थे। फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्लाइंब करके 14,000 फीट पर मेंटेन करने के लिए कहा। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात के अनुसार प्लेन का एल्टीट्यूड 14,000 फीट कर दिया। दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस का IL-76 भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK डोटा दोनों एयरक्राफ्ट को रेडर पर मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट के रेडर सिस्टम में एक बड़ी लिमिटेशन थी। दिल्ली में मौजूद प्राइमरी रेडर एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन तो दिखा सकता था, लेकिन कंट्रोलर को एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट एल्टीट्यूड इंडिपेंडेंटली नहीं बता सकता था। यानी कंट्रोलर को एयरक्राफ्ट की ऊंचाई जानने के लिए पायलट्स की रिपोर्ट्स पर भरोसा करना पड़ता था, और यही लिमिटेशन कुछ ही मिनटों बाद बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 अब दिल्ली से करीब 46 नॉटिकल माइल्स दूर था। क्रू ने ATC को बताया कि वो 15,000 फीट तक पहुंच चुका है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जवाब दिया और उसे 15,000 फीट मेंटेन करने को कहा। अब दोनों एयरक्राफ्ट तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। एक एयरक्राफ्ट दिल्ली से बाहर जा रहा था तो दूसरा एयरक्राफ्ट दिल्ली की तरफ आ रहा था, और दोनों लगभग एक ही एयरवे पर थे। कंट्रोलर को पता था कि कुछ ही मिनटों में दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 के क्रू को एक और वार्निंग दी। उन्होंने बताया कि उनके सामने यानी 12 o'clock पोजीशन पर ऑपोजिट डायरेक्शन से एक सऊदी बोइंग 747 आ रहा है। दोनों एयरक्राफ्ट के बीच उस समय करीब 14 नॉटिकल माइल्स की दूरी थी। कंट्रोलर ने कजाकिस्तान क्रू से कहा कि ट्रैफिक को रिपोर्ट इनसाइड करें, यानी अगर उन्हें सामने से आने वाला बोइंग 747 दिखाई दे तो इसकी जानकारी ATC को दें। लेकिन इसी समय एक ऐसी चीज हो रही थी
जिसके बारे में जमीन पर बैठे कंट्रोलर को कुछ भी पता नहीं था। कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 अपनी असाइंड एल्टीट्यूड पर नहीं रह रहा था। प्लेन 15,000 फीट से नीचे उतर चुका था। अब दोनों एयरक्राफ्ट के बीच डिस्टेंस लगातार कम हो रहा था। सऊदी फ्लाइट 763 अपने असाइंड 14,000 फीट पर ही थी, पर कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 धीरे धीरे नीचे आ रही थी और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पहले वो लगभग 14,500 फीट टच करते हैं और फिर और नीचे आ जाते हैं। अब दोनों एयरक्राफ्ट एक ही एल्टीट्यूड के करीब पहुंच रहे थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का प्राइमरी रेडार एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले नहीं करता था। कंट्रोलर ने कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट को फिर से ट्रैफिक के बारे में बताया, लेकिन कॉकपिट में मौजूद क्रू के बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह क्लियर नहीं थी। कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट में इंग्लिश कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से रेडियो ऑपरेटर के पास थी। कॉकपिट क्रू को एटीसी इंस्ट्रक्शंस समझने और उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में समस्या हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन में बाद में इसी कम्युनिकेशन और क्रू कोऑर्डिनेशन को महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया। अब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से कुछ ही माइल्स दूर थे। सऊदी फ्लाइट 763 में बैठे पैसेंजर्स को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे तो कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ लोग शायद अपने परिवार से मिलने की सोच रहे थे। दूसरी तरफ कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 में भी लोग बिल्कुल नॉर्मल सफर कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अब दोनों एयरक्राफ्ट के बीच सिर्फ कुछ ही मिनटों का फासला बचा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक बार फिर कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट को वार्निंग दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों एयरक्राफ्ट लगभग एक ही एल्टीट्यूड पर थे और वो एक दूसरे की तरफ सीधे बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट में बैठे कजाकिस्तान क्रू को सामने सऊदी का बोइंग 747 दिखाई देता है। अब दोनों एयरक्राफ्ट के बीच दूरी इतनी कम रह गई थी कि कोलिजन को रोकने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। कजाकिस्तान क्रू ने एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि ऊपर उठने की कोशिश भी उन्हें दूसरे एयरक्राफ्ट के रास्ते में ले जा सकती थी। दूसरी तरफ सऊदी बोइंग 747 अपने असाइंड एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पायलट्स के पास सोचने और फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे और फिर आसमान में एक भयानक धमाका होता है। दोनों विशाल एयरक्राफ्ट हवा में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों एयरक्राफ्ट कुछ ही सेकंड में कई सौ टुकड़ों में टूट गए और दोनों एयरक्राफ्ट का मलबा आसमान से नीचे गिरने लगा। नीचे हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में लोग अचानक आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने एक विशाल फायरबॉल देखा, तो कुछ लोगों ने आसमान से गिरता हुआ मलबा देखा और कुछ लोगों ने सिर्फ एक बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। जहां कुछ मिनट पहले तक सब कुछ शांत था, वहां अब चारों तरफ प्लेनों का मलबा बिखरा हुआ था। दोनों प्लेनों में मौजूद सभी 349 लोग इस हादसे में मारे जा चुके थे। सऊदी फ्लाइट 763 में मौजूद 312 लोग और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 में मौजूद 37 लोग। किसी एक व्यक्ति को भी इस हादसे में बचाया नहीं जा सका। हादसे के तुरंत बाद आसपास के गांवों से लोग घटना स्थल की तरफ आने लगे और देखते ही देखते वहां कई 100 लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन वहां का दृश्य इतना भयानक था कि रेस्क्यू टीम्स के लिए भी हालात समझना मुश्किल था। दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। मलबा अलग अलग फील्ड्स में फैला हुआ था। कई जगह आग लगी हुई थी और जमीन पर दोनों एयरक्राफ्ट के सैकड़ों बड़े और छोटे हिस्से बिखरे पड़े थे। कुछ ही समय बाद इमरजेंसी टीम्स और अथॉरिटीज घटनास्थल पर पहुंचने लगीं, लेकिन इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब सर्वाइवर्स को बचाना नहीं था। इस बार ये पता करना था कि आखिरकार 2 बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक ही समय पर एक ही एल्टीट्यूड पर कैसे पहुंच गए और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और दोनों एयरक्राफ्ट के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स को रिकवर किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने एटीसी रिकॉर्डिंग्स, रेडार इंफॉर्मेशन, एयरक्राफ्ट डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स को एक साथ रखकर पूरी कहानी दोबारा समझी और धीरे धीरे इस हादसे की असली वजह सामने आने लगी।
सबसे पहले एक बात साफ हो गई कि सऊदी फ्लाइट 763 अपनी असाइंड 14,000 फीट एल्टीट्यूड पर उड़ रही थी, लेकिन काजाकिस्तान फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट मेंटेन करना था, लेकिन वो 15,000 फीट से नीचे आ रहा था। यानी दोनों एयरक्राफ्ट के बीच जो 1,000 फीट की सेफ्टी सेपरेशन रखी गई थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे, आखिर कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट नीचे क्यों आया? इन्वेस्टिगेशन में कई फैक्टर्स सामने आए। कजाकिस्तान क्रू को ATC इंस्ट्रक्शन समझने में लैंग्वेज रिलेटेड डिफिकल्टीज आ रही थीं। कॉकपिट में कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से रेडियो ऑपरेटर संभाल रहा था। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में भी गंभीर कमियां सामने आईं, यानी कॉकपिट में मौजूद अलग-अलग क्रू मेंबर्स के बीच इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली वेरीफाई और क्रॉस चेक नहीं किया गया। और सबसे मेन बात ये थी कि एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया। आखिरकार इस पूरे हादसे का मुख्य दोषी कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट के क्रू को माना गया, लेकिन इस पूरे हादसे का दोषी सिर्फ कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट का क्रू ही नहीं था। इस हादसे में डेली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ था। उस समय डेली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज अगर कोई एयरक्राफ्ट अपनी असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे या ऊपर जाता है तो मॉडर्न सर्वेलेंस और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स कंट्रोलर्स पायलट्स को वार्निंग दे सकते हैं। लेकिन 1996 में दिल्ली एयरपोर्ट के पास सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडर यानी SSR मौजूद नहीं था। प्राइमरी रेडर सिर्फ एयरक्राफ्ट की पोजीशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन जैसी जानकारी ही दे सकता था। इसलिए VK डाटा को पायलट्स की एल्टीट्यूड रिपोर्ट्स पर भरोसा करना पड़ रहा था। अगर उस समय कंट्रोलर के पास एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट एल्टीट्यूड का इंडिपेंडेंट डेटा होता तो शायद कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट के नीचे आने का पता कोलिजन से पहले ही चल जाता। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और इन्वेस्टिगेशन में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि दोनों एयरक्राफ्ट में उस समय ऐसा मॉडर्न एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था जो पायलट्स को आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ कोलिजन के खतरे की ऑटोमेटिक वार्निंग दे सके। आज जिस टेक्नोलॉजी को हम TCAS या ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल इसी तरह की परिस्थितियों में पायलट्स को पोटेंशियल कोलिजन के बारे में चेतावनी देने और अवॉइडेंस मैनूवर की सलाह देने के लिए किया जाता है। चरखी दादरी एक्सीडेंट के बाद भारत ने एविएशन सेफ्टी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। लाहौटी कमीशन ने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, बेहतर ATC प्रोसीजर्स, सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडर और एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसे सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स की रिकमेंडेशंस दी। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सबक दिया, क्योंकि इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक गलती नहीं हुई थी, बल्कि एक के बाद एक कई सेफ्टी बैरियर्स फेल हुए थे। कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे आया, कॉकपिट में कम्युनिकेशन और क्रू कोऑर्डिनेशन की समस्या थी, ATC के पास एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की क्षमता नहीं थी, और एयरक्राफ्ट में ऐसा एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था जो पायलट्स को आखिरी समय में ऑटोमेटिक वार्निंग दे सके। इन सभी छोटी छोटी समस्याओं ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां दो विशाल एयरक्राफ्ट आसमान में एक दूसरे के रास्ते में आ गए, और जब दोनों पायलट्स को खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन को दुनिया का सबसे घातक मिड एयर कोलिजन माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।